योजना का जो संवेदक है वो उसका निजी रिश्तेदार में से है, और दूसरा विकास से वंचित है। कहीं न कहीं माननीय सरफराज आलम का तारन में ससुराल भी है, इसको बनाना भी चाहिए। और मझवा गांव हमेशा लाकर यहाँ मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन किया गया। आप देखिए मंजर आलम पर दर्जनों केस किया गया। जो भी व्यक्ति इन लोगों के सामने खड़ा होने का ज़रूरत किया, कहीं ना कहीं किसी केस में फंसा कर को उसको बदनाम करने की साजिश की गई, कि जो कि विधानसभा का एक एक हिंदू वोट हमको चुन के दिया। बूथ वाइज मेरे पास लिस्ट है। मैं मिराज खान और आप देख रहे हैं खबर सीमांचल, सीमांचल का सबसे अधिक देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जोकीहाट विधानसभा से प्रत्याशी रहे मुर्शीद आलम साहब। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जोकीहाट विधानसभा की बात करूं तो जोकीहाट विधानसभा जो है 2 प्रखंडों के अंतर्गत आता है। एक जोकीहाट प्रखंड है, दूसरा पलासी प्रखंड है। इन दोनों प्रखंड को मिलाकर जोकीहाट विधानसभा बनता है, जहां से पिछले 3 से 4 बार से लगातार सरफराज आलम यहाँ से विधायक चुने गए हैं। लेकिन इस इलाके की बात करूँ तो इस इलाके में हमेशा एक भेदभाव देखा गया कि जोकीहाट का जो प्रखंड इलाका है उस इलाके में सड़कों की जाल बिछी हुई है, और जो पलासी प्रखंड का इलाका है इस इलाके में अक्सर सड़कें वो ख़राब पड़ी हुई हैं। कई सड़कें ऐसी हैं जो आज हम लोगों ने भी दौरा किया इस क्षेत्र के। सड़कों का शिलान्यास किया गया 2017 में, 2018 में सड़क को पूर्ण कर लेना था, लेकिन अब तक उस सड़क पर कोई काम नहीं चला। हम मुर्शीद आलम साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं और इस बार भी प्रत्याशी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। सबसे पहले मुर्शीद सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद मुर्शीद आलम, जदयू प्रत्याशी, उपचुनाव 2018, और मैं फिर पुनः ये आशा करता हूँ कि पार्टी हमें ही जदयू से प्रत्याशी यहाँ बनाएगी, और जोकीहाट विधानसभा में पूरी मजबूती से पहले भी मैं चुनाव लड़ा, आज भी मैं लड़ूंगा। रही बात इस इलाके का बदहाली का, तो बदहाली का ये हाल है कि चूँकि ये जो विधानसभा है 2 प्रखंडों का है। पलासी प्रखंड के अंतर्गत 11 पंचायत आता है, और जोकीहाट प्रखंड में 27 पंचायत आता है, और इन्हीं 27 में से एक सिसोना गांव है, और पंचायत भी सिसोना है। वहां से लगभग 50 साल यानी आज़ादी के बाद से कहीं न कहीं किसी रूप से वहां जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे, एमपी रहे, और कई बार मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो संपूर्ण विकास होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। यहाँ के लोगों के जहन में हमेशा हुआ करता है कि सड़क ही विकास है, लेकिन मूल विकास जो है इंसान के ज़िंदगी का, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और दीगर ज़रूरियात। बाद में सड़क और पुलिया है, लेकिन शिक्षा के अभाव में, चूँकि यहाँ जितने भी प्रतिनिधि अभी तक रहे हैं, आम लोगों को पता है उनके अंदर शिक्षा की कमी रही। असल शिक्षा को एक शिक्षित व्यक्ति ही पहचान सकता है, उनमें कभी शिक्षा के प्रति लगाव नहीं रहा। रोड घाट, आज जैसे पत्रकार महोदय यहाँ जो आए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई जगह वो चचरी पार करके, कई जगह टूटा हुआ पुल पार करके, कई जगह धार पर करके तब वो आज ये पेचेली गांव आए हैं। ये स्थिति है। खासकर ये 11 पंचायत के जो लोग हैं, इनके साथ हमेशा से जब से परिसीमन हुआ, और परिसीमन को आज 10वां साल होने जा रहा है, और इस 10 साल में तस्लीमुद्दीन के परिवार के दोनों पुत्र ही, पहले सरफराज आलम थे, आज शाहनवाज आलम है, हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। आज जीत के जाने के बाद शाहनवाज आलम इस क्षेत्र का कभी भ्रमण नहीं किया, और इस क्षेत्र का ये हाल है। कौन ऐसा गांव है, दर्जनों गांव, जहां पर कीचड़ से लोग आवाम एकदम पूरा बदहाल है, उनको आने जाने में पूरी कठिनाई होती है। इस गांव में भी अभी जो भीखा के तरफ से आएंगे आपको पानी पार करके आना पड़ेगा, श्यामपुर के तरफ से आएंगे चचरी में पार होना पड़ेगा, कामत हाट के तरफ से आएंगे वहाँ भी 3-3 चचरी में पार होना पड़ेगा। आप चले जाइए रामनगर पंचायत में,
आपको हाटगांव गांव में एक मस्जिद के किनारे से दास नदी तक जब भी छोटा सा भी बारिश हो जाए उसमें पानी आ जाता है कौजवे में, और जो रोड का हालत है उसमें आप पैदल चल नहीं सकते हैं। ट्रैक्टर गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है तब उसमें चढ़ के पार हो सकते हैं, ये स्थिति है। तो चूँकि जो होता है कि विधायक जो है एमपी है वो जोकी प्रखंड से आते हैं, इसलिए हमेशा उनका जो मन में रहता है कि जोकी को ही वो अपना विकास का एक नज़रिया मानता है। वो ये भी मानता है कि हमको यही विकास करना है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो एमपी का जो निधि था विकास निधि और एमएलए का विकास निधि, आज हम क्षेत्र भ्रमण में पेचेली पंचायत में एक भी रोड विधायक निधि से नहीं बना है। रामनगर में नहीं बना, सुखसेना में नहीं बना, या किसी भी अन्य पंचायत जो 11 पंचायत है विधायक निधि से एक भी रोड नहीं बना। सारा काम अपना जो निधि से ये जो कि हाट में करते हैं, और सभी ठेकेदार इनके रिश्तेदार हैं, चाहे वो सरफराज आलम का साला हो या शाहनवाज का चचेरा भाई हो या उनका अड़ोस पड़ोस का जितना भी, सबको देखे होंगे। सब आदमी छोटा छोटा लाइसेंस बना लिया है, छोटा छोटा 25 लाख 75 लाख का सभी लोगों का काम देता है। एक काम इन्होंने कुजरी कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा पुलिया बनाने का काम किया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। 5 साल ख़त्म होने जा रहा है, पूरा नहीं होगा। चचरी पर लोग जाता है, ये हाल है इन लोगों का। हमेशा पलासी के धरती के साथ इन लोगों का नज़रिया अलग रहा है, सौतेला व्यवहार करता है। नाते से एक सवाल और लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, इस क्षेत्र से आते हैं। इस क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में लगभग दर्जनों पुल ऐसे हैं जो शिलान्यास किए गए हैं, काम अधूरा है, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों को जो वो शहर से मुख्य मार्ग को जोड़ती है उन पर गुजरना काफ़ी मुश्किल हो गया है, और बरसात के मौके में उनमें पानी लगी हुई है और लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। दूसरी एक सवाल और लेंगे कि कई सड़क ऐसी मिली है जिसका शिलान्यास किया गया, काम चालू किया गया, रोडें बिछाए गए, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ और उनका जो टर्म कंडीशन था वो भी पूरा हो गया। इस बारे में हम जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह होती है कि इस इलाके में काम शुरू होता है विकास कार्य लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। देखिए, इसका मुख्य कारण है, सबसे पहला तो ये लोग शिलान्यास मंत्री हैं। अभी आएगा चुनाव मौसम, हर जगह कहीं ना कहीं झूठा कई बोर्ड लगा दिया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा। अब रोड सैंक्शन है कि नहीं, डीपीआर बना कि नहीं बना, लेकिन शिलान्यास करना इनके आदत में शुमार है। इसी तरह भी जैसे बताए दर्जनों रोड ऐसा है जिसका शिलान्यास माननीय सरफराज आलम के द्वारा किया गया। आज हमारे मियाँपुर में एक रोड है दोगच्छी से कनखुदिया, 5 साल ख़त्म होने जा रहा है, आज तक वो रोड नहीं बना। कीचड़ से लोग बेहाल है, शिलान्यास कर दिया गया। इसका मुख्य कारण है सारा कॉन्ट्रैक्टर, सारा संवेदक इसका नज़दीकी रिश्तेदार है। कहीं न कहीं किसी रूप से इनके अंदर यानी इनका गहरा रिश्ता रहा उस ठेकेदार से, जिसके वजह से आज तक वो काम ज़मीन पर नहीं किया, धरातल पर नहीं किया। शिलान्यास हो गया, कहीं ना कहीं वो मिट्टी दे करके, बेड मिसाली दे करके अपना रुपया उठा लिया, उसके बाद धरातल पर काम नहीं हुआ। यही स्थिति है कि सभी संवेदक इसके नज़दीकी रिश्तेदार हैं। और लेना चाहेंगे, डेंगा से पूरब एक रास्ता जाती है, वहाँ पे एक नदी है। पिछले 20 साल से लोग वहाँ नदी पार करके अपने गांव जाने के लिए मजबूर हैं। सरकार आपकी है, नीतीश कुमार की सरकार है पिछले 15 साल से, और वो कहते हैं कि हम हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, और आप उसी की पार्टी से आते हैं, फिर इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? डेंगा से जो पूरब की ओर जाती है वो सतघरा तरवी जाती है, भाया कुमिया और हाटगांव के पास वो दास नदी है। एक ज़माना था जब हम लोग परिसीमन में सिकटी में थे, माननीय मरहूम अलहाज अजीमुद्दीन साहब का एक कौजवे बनाया हुआ है। अभी के वर्तमान समय में वो नीचा हो गया। रही बात की सरकार हमारी है, हमारी सरकार रोड तक नहीं गली आंगन तक पहुंच चुकी है। उनको जानकारी देना हमारा जनप्रतिनिधि विधायकगण का दायित्व बनता है। अपने क्षेत्र का सभी समस्याओं की आवाज़ उठाने का
एक हाउस होता उसी तरह एक विधायक के लिए असेंबली है बिहार विधानसभा में। अपनी आवाज़ को उठाइए आप। आपके क्षेत्र में जितना भी जहाँ भी जो योजना चलाया जाए, जिस रोड का डीपीआर बनाया जाए, जिस पुल का आपको निर्माण कराना हो, कहीं ना कहीं पुल निगम में या आपको आरयू में, आरसीडी में, आरडब्ल्यूडी में उसको आपको लिख के देना पड़ेगा। हमारे माननीय विधायक को इस क्षेत्र का जो भौगोलिक जो दृष्टि ये है उसको पता ही नहीं है कि कौन गांव में कौन रोड है, कितनी नदियां हैं। आज तक उस दास नदी के बारे में कहीं भी लिख के नहीं दिया गया। छोटा सा छोटा धार होता है, आप पुल निगम में जाइए, वहाँ पर बड़ा सा बड़ा पुल बन जाता है, लेकिन उस पुल के बारे में विधायक जी आज तक लिख के ही नहीं दिए। चूँकि यहाँ पैराशूट से आया है, लोग जब ज़मीनी स्तर से नेता बनता है, हर गांव समाज में जाता है, सच्चाई का पता रहता है, तब वहाँ के बारे में, योजना के बारे में, प्राक्कलन के बारे में लिख के देता है और विकास होता है। सरकार तो पटना में बैठ के नीतीश कुमार सरकार चलेगी, लेकिन विधायक जो है यहाँ वो जानबूझ करके वो इस चीज़ को अधूरा रखना चाहता है, क्योंकि लोगों को धोखा भी देना है कि हम जाएंगे फला काम रह गया कर देंगे। जब सारा विकास हो जाएगा तो विकास के नाम पर धोखा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जानबूझ के कुछ काम को वो ऐसा करके रखते हैं कि लोग हमको फिर वोट देगा, यही मकसद है उनका। सांसद सरफराज आलम के पेट्रोल पंप के करीब से जो अररिया जोकीहाट पलासी मुख्य मार्ग पर है, वहाँ से एक सड़क फूटती है रंगधा जाने के लिए। जो 2017 में यहाँ के जो सांसद रहे थे तस्लीमुद्दीन साहब, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। उसे 2018 में पूरा कर लेना था। लगभग 25 लाख की लागत से उस रोड को बनना था, लेकिन सिर्फ रोड़ा बिछा करके उस रोड को छोड़ दिया गया। और 2020 अभी हम लोग 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उस सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया। आखिर वजह क्या रह जाती है कि जो शिलान्यास होते हैं और विकास कार्य पूरा नहीं हो पाता, और जबकि ये सड़क कई गांव को उधर से जोड़ती है और उधर से लोगों का आना जाना, शहर को जोड़ने के लिए एकमात्र रास्ता वही माना जाता है। सबसे पहली बात है कि उस योजना का जो संवेदक है वो उसका निजी रिश्तेदार में से है, और दूसरा मकसद है कि हमेशा ये लोग वोट की राजनीति पर रोड यानी विकास किए हैं। उस रोड में आप देखे होंगे एक डेगा गांव का थोड़ा सा जो आबादी है उसको छूता है, बाकी आबादी उसमें कहीं न कहीं हमारे मुसलमान बिरादरी के अलावे है। चाहे वो कोल जाति का हो या साहू जाति का हो, कोच जाति का हो, मंडल जाति का हो, माझी जाति का हो, अक्सर आबादी उनकी है। इसके वजह से कहीं ना कहीं इनके मन में है कि इस रोड का हमने शिलान्यास कर दिया, अब बने या नहीं बने हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उस इलाके से इसको वोट नहीं मिलता, जिसके वजह से इसका जो नज़रिया ऐसा है कि काम हो या नहीं हो हमको कुछ लेना देना नहीं। ख़ास मकसद यही है कि उस इलाके में इसका कोई ख़ास वोटर नहीं है, जिसकी वजह से आज तक नहीं बना। जोकीहाट में एक जगह था रमरई, मुस्लिम इलाका है, लेकिन आज तक उसमें जाने के लिए पुल नहीं बना, जबकि वो लोग हमेशा से मतदान करते आए हैं और उन्हीं को मतदान दे रहे हैं जो अभी सत्ता में है। देखिए, जोकीहाट का जो रमरे है वो तारन से सटता है, यही रमरे है। इसकी थोड़ी सी आबादी नदी के उस पार में है और बड़ी आबादी मझुआ में है जो तारन से सटे हुआ है। और जो लोग विकास से वंचित है, कहीं न कहीं माननीय सरफराज आलम का तारन में ससुराल भी है, इसको बनाना भी चाहिए। और मझुआ गांव हमेशा विकास से बहुत दूर रहा है, वो बड़ी नदी है, पुल भी बन जाना चाहिए और विकास भी होना चाहिए। चाहे तो उस पार से ही भंगिया से उसको जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन मकसद है कि हमको पार्टी के नाम से वोट मिल जाता है, किसी के दरवाजे में नहीं जाते हैं, वोट मिल जाता है, मुफ्त का वोट मिल जाता है। तो वही एक शेर है कि माना कि हमने कुछ नहीं गाली, मुफ्त का हाथ आ जाए तो क्या बुरा है। तो मुफ्त में विधायक बन जाना है, मुफ्त में एमपी बन जाना है, तो विकास किस लिए? इसलिए विकास का नज़रिया ही बदला हुआ है।
आरोप प्रत्यारोप की बात, अब हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के लिए क्या क्या मुद्दे होंगे, और पिछली विधानसभा चुनाव में जब मुर्शीद आलम साहब यहाँ से चुनाव में खड़े हुए थे उस समय लगभग 41,000 वोट उन्होंने लाया था और 40,000 वोट के आसपास इनकी हार हुई थी, दूसरे पायदान पे आए थे। इस बार क्या रणनीति है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछली बार आपने लगभग 41,000 वोट लाया और लगभग 40,000 वोट, मतलब 50% वोट से आपकी हार हुई थी। इस बार चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर के आप आम जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो कि जनता का निर्णय सर्वोपरि है। आज भी उस जनता का हम शुक्रगुजार हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो पहली बार मुझे 41,000 वोट देने का काम किया। आज से पहले का इतिहास है कि वही सरफराज आलम जदयू से जब पहली बार चुनाव जीते थे तो 40,000 से कम वोट ला के जीते थे। हम उससे अधिक वोट लाए और जब भी उससे पहले हुआ चुनाव हमेशा कम ही में 36, 37, 38 में जीत हार होता था। और ये जो कि विधानसभा जिसमें 72% मुस्लिम आबादी है और ये आबादी बहुत ही इनोसेंट है और सॉफ्ट टाइप का है कि लोग एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। हमेशा इनको बहका फुसला के कहीं ना कहीं कभी बीजेपी का डर दिखा करके और उस बीजेपी के नाम पर कुर्बानी नहीं करने दिया जाएगा, मवेशी ज़बह नहीं करने दिया जाएगा, मस्जिद में ताला लगा दी जाएगी, मदारिस को बंद कर दिया जाएगा और दीगर जो मुसलमानों का जो ये है उनको बहका करके और दहशत में लाकर यहाँ मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन किया गया, जिसके वजह से ये परिणाम सामने आया। अब इस चुनाव में लोग समझ गया कि जो बीजेपी सत्ता में जिस वक्त मध्यावधि चुनाव हुआ उनका कम समय था चुनाव होने में, 2018 में हुआ, 19 में पार्लियामेंट चुनाव था, जो लोगों के मन में था कि बीजेपी पुनः सत्ता पर आसीन नहीं होगी, सत्ता पर काबिज नहीं होगी, लेकिन पूर्ण बहुमत से बीजेपी अपने दम पर 303 सीट लाकर और गठबंधन एनडीए 354 सीट लाकर अप्रत्याशित जीत हासिल की, जो एक तो अपार बहुमत से उन्होंने सरकार बनाया, लोगों के मन में आया। फिर और जगह चुनाव हुआ वहाँ भी सत्ता में आया। जिस चीज़ का भय दिखाया गया था इस क्षेत्र में कि बीजेपी सरकार में आएगी, हमेशा मुसलमानों का अहित करेगा, लेकिन मुसलमानों को लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में रह के भी जितना चीज़ इन लोगों ने बहकाया कि कुर्बानी होने नहीं दिया जाएगा, अजान बंद कर दिया जाएगा, मदरसा बंद कर दिया जाएगा, मस्जिद में ताला लगा दी जाएगी, अब वो देख रहा है मुस्लिम कि ऐसा कुछ भी ये सरकार नहीं कर रही है, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में ये पूरे बिहार विकासशील राज्य में शामिल हो रहा है, पूरा विकसित बिहार बन रहा है और एक नया सपना का बिहार बन रहा है। और ये मुसलमान समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमारा विकास हो सकता है। इस मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए 21 योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो चला रहे हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस और आरजेडी सत्ता में थी, उनके रीजन में मात्र 1127 मदारिस को मंजूरी मिली थी और यही एनडीए सरकार है, इस 15 साल में 2459 मदरसा किया। तो नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ में रहे, लेकिन काम मुसलमानों के हक में करता है, मुसलमानों के लिए हर वक्त सोचता है। नीतीश कुमार का एक ये है कि हर व्यक्ति का हम विकास करें। आप ये इतिहास उठा के देख लिए, कोई सरकार ऐसा नहीं आया था, एक व्यक्ति एक्सीडेंट पर से मरता है उसको 4 लाख रुपया देता है, एक परिवार में कोई व्यक्ति स्वाभाविक मौत मरता है उसको भी 20,000 देता है, एक बच्चे की शादी होती है उसको भी 10,000 देता है, अगर मुसलमान को तलाक दे देता है
उसको भी 25,000 देता है। यही है नीतीश कुमार कि हर व्यक्ति के लिए सोचना। एक व्यक्ति मरता है फिर भी पैसा, एक व्यक्ति की शादी होती है फिर भी पैसा, परिवार में मरता है पारिवारिक पैसा, एक्सीडेंट से मरता है उसमें पड़ता, करका गिर के बिजली से जो आकस्मिक मौत हो जाती है बरसात में उनको भी 4 लाख रुपया देता है। बरसात में कोई नदी में डूब के मर जाता है उनको भी 4 लाख रुपया देता है। यही है हर व्यक्ति का जो सरकार है, एक एक व्यक्ति का सरकार, यही सरकार है। हर परिवार के लिए चिंता करती है, हर सदस्य के लिए चिंता करती है, हर व्यक्ति के लिए चिंता करती है, हर समुदाय के लिए चिंता करती है। आप देख लीजिए कि समुदाय अत्यंत पिछड़ा के लिए एक योजना, हरिजन के लिए एक योजना, अल्पसंख्यक के लिए एक योजना, सामान्य जाति के लिए एक योजना, कहीं ना कहीं हर समुदाय के लिए यही सरकार चिंता करती है। इतिहास ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सरकार आज तक हर व्यक्ति हर समुदाय के लिए चिंता करे। यही माननीय नीतीश कुमार जी हैं जो हर व्यक्ति, हर बिहारी, हर मतदाता के लिए चिंता करती है और हमेशा करते रहेगी। और पूर्ण विश्वास है कि सरकार पुनः एनडीए की बिहार में बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री फिर से बिहार में मुख्यमंत्री रूप में शपथ लेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। योजनाएं तो बहुत चलाई जा रही हैं लेकिन भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी योजनाएं हैं, बिना पैसे के कोई जनता का काम नहीं हो पा रहा। जबकि मुख्यमंत्री का खुला था कि हम 0 टॉलरेंस करेंगे, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अभी जितने भी कार्यालय हैं, बिना कार्यालय में पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो है हमेशा चाहती है, खास के बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस पर पूर्ण तरह से अमल करना चाहते हैं। लेकिन सरकार पटना में बैठ के हमेशा ये देखा गया कि सरकार को आँख नहीं होता है, कान नहीं होता है। आँख से दिखाया जाना चाहिए, कान में आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो ये आवाज़ जहाँ से, जिस क्षेत्र से, जिस विधानसभा क्षेत्र से जो जीत के जाता है, चाहे वो स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री से मिल के उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाए कि हमारे प्रखंड में फला फला पदाधिकारी, हमारे ज़िले में फला फला पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, इस मामले में वो ये इतना पैसा लेते हैं, इस मामले में इतना पैसा लेते हैं। आज तक उनके कानों में ये आवाज़ पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ। इसका कारण है कि विधायक हो या पार्लियामेंट सदस्य हो, सबको हर पदाधिकारी कहीं न कहीं किसी रूप से तोहफा के रूप में पैसा पहुंचाया जाता है। जब उसके मुंह को बंद किया जाता है और बंद कर देता है तो वो अपनी आवाज़ को यहीं तक मन में रखता है। जिस दिन वो इस आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, इस क्षेत्र में 0 टॉलरेंस वो कायम हो जाएगा और रहेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार हैं, इसके मुकाबले में ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इनके कानों में आवाज़ जानी चाहिए। शिकायत करने वाला नहीं है, वो रहता है तो लगता है कि सब चीज़ ठीक ठाक है। जिस दिन शिकायत पहुंचेगा, आप देखें इसी के रीजन में पदाधिकारी डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। सस्पेंड की बात छोड़िए, डिस्चार्ज है। और कोई ऐसा पदाधिकारी होता है जिसको इतनी संपत्ति होती है, आय से ज़्यादा संपत्ति, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। यही सरकार है। कहीं पर यही सरकार है कि उसको शिकायत मिलती है तो रेड भी डाला जाता है, रेड हैंड पकड़ा भी जाता है पैसा से। शिकायत करने वाला होना चाहिए ना। एक आम जनता की आवाज़ तो वहाँ नहीं पहुँचेगी, कौन पहुँचाएगा? एक एमएलए एमपी, चूँकि उसका हाउस है, सदन है, अपने सदन में उस बात को वो रखेंगे। निश्चित रूप से इस पर अमल होगा और कहीं ना कहीं घूसखोरी पर जो है ना पूर्ण लगाम लग जाएगा। आवाज़ नहीं पहुंचाता है। एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे, आपका पर्सनल सवाल है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए था मुझे। चुनाव का वक्त जब भी आता है तो आपके ऊपर पूर्व में कई केस हैं, उस केस को उखाड़ा जाता है और उस केस के बारे में कहा जाता है जिससे आपके ऊपर 376 धारा के केस है, कुछ मूर्ति चोरी के केस हैं, इस तरह के आरोप होते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? आप ये जाने, आज़ादी के बाद से लोग सत्ता पर काबिज है। जो लोग भी इन लोगों के सामने मुकाबला करने या खड़ा होने की ज़रूरत किया, इतिहास उठा के देखिए। प्रोफेसर अख्तर साहब किडनैप केस में फंसा दिया गया उनको, बेचारा का और समय जो होता है ना, निधन हो गया।
कहीं ना कहीं मुर्शीद आलम भी वही चीज़ का शिकार हुआ है। आप देखिए मंजर आलम पर दर्जनों केस किया गया। जो भी व्यक्ति इन लोगों के सामने खड़ा होने का ज़रूरत किया, कहीं ना कहीं किसी केस में फंसा कर को उसको बदनाम करने की साजिश की गई। आज अभी आपने कहा कि आपके ऊपर धारा 376, मैं उसका प्रमाण लेके आया हूँ। ये देखिए 376 का केस, चूँकि मैं 20वां साल 15 साल से कंटिन्यू एक ही पंचायत में मुखिया रहा। अभी हमारी पुत्र बहू दूसरे पंचायत में मुखिया है। हमेशा समाज के काम में हम लोगों ने पंचायती वगैरह करने का काम किया। हम लोग पंचायती के वजह से 376 में पलासी कांड संख्या 42 2008 में हम लोगों को फंसाया गया कि चूँकि हमारे जुडिक्शन से बाहर का मामला था, किसी भी रेप केस का हम लोग पंचायती नहीं कर सकते थे। पंचायती नहीं करने के वजह से वो पीड़िता हम लोगों का नाम डाला गया। लेकिन जो माननीय न्यायालय है, हमको वर्ष 2019 में, आप देख लीजिए ये डेट दिया हुआ है, 6/11/2019 में माननीय न्यायालय हमको बरी कर दिए, दोष मुक्त कर दिए कि कहीं से भी इनकी संलिप्तता नहीं है। इस केस में 376 वालों में जिसको इन्होंने ढाल बनाया था इन्हीं दिनों के लिए, कोर्ट हमको क्लीन चिट दे दिया है कि आप बरी हैं, आप निर्दोष हैं, आप जाइए। इस तरह का बहुत ऐसा मामला है, हम लोग आपको चुनाव के समय बताएंगे और अपने हलफनामा में दायर करेंगे कि न्यायालय हम लोगों को दोष मुक्त कर चुका है, बरी कर दिया है। हम लोग एकदम बिल्कुल निर्दोष साबित हुए हैं। ये कागज़ देख लिया, आपको मैं एक कॉपी देता हूँ, क्योंकि इसका बहुत ढंढोरा पीटता था कि मुर्शीद आलम 376 का के दफ़ा का ये दोषी हैं। आप देख लिए, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, सभी गवाहों ने कहा कि ये पंचायती में मुखिया थे, पंचायती किए थे, इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। यहाँ तक के पीड़िता ने कहा कि पंचायती नहीं करने की वजह से गुस्से में इनका नाम दे दिए। आज हमको क्लीन चिट मिल चुका है। इसी तरह एक सिमरा थाना मेरे ऊपर 302 का मुकदमा किया गया, वहाँ पर मेरी कोई संलिप्तता नहीं। लाश मिला खबासपुर में, जानबूझ करके हमारा नाम दिया गया। उस थाना सिमरा कोई मतलब नहीं, नर्स पटना का कोई मतलब नहीं, जानबूझ करके फंसाया गया हम लोगों को। रही मूर्ति चोरी का, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े, 10,000 से ऊपर वोट लाया। हमारी बुलंदी और लोकप्रियता से घबरा करके हम लोगों को फंसाया गया। आप प्रमाण मान लीजिए कि इस मूर्ति चोरी का जो हल्ला इसलिए करा गया था कि हिंदू बिरादरी का वोट नहीं मिले। आप इतिहास गवाह है कि जो कि विधानसभा का एक एक हिंदू वोट हमको चुन के दिया। बूथ वाइज मेरे पास लिस्ट है, उसका कोई असर नहीं पड़ा। समय आएगा उस केस में भी हमको क्लीन चिट मिलने वाला है। मर्डर केस में भी 302 में क्लीन चिट मिलने वाला है। जिस बंदा पर 18 केस था, आज घट करके हम 5 केस पर आ गए हैं। तो कुछ ही केस ऐसा है, इन लोग साल में हमारे ऊपर 2-3 केस कहीं ना कहीं किसी रूप से करा देता है, लेकिन भगवान और अल्लाह ऊपर में सब कुछ देखता है। न्यायालय के सामने इन लोगों की बेइज्जती हो जाती है, वहाँ गवाह साबित नहीं कर पाता है। उसका प्रमाण दे रहे हैं, सभी केस का प्रमाण जब चुनाव लड़ेंगे अपने हलफनामा में दायर करेंगे। लोगों का बोलने का नहीं रहेगा, इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। जितने लोग गलत सलत बयान दिया था उसको मलानी होगी। जनता देख रहा है, समय का इंतज़ार कर रहा है, आ रहा है समय, जवाब देने के लिए लोग तैयार है कि भय दिखा के कब तक वोट लीजिएगा, समय आ गया है। अब बहुत वक्त हो गया, लास्ट सवाल लेना चाहेंगे कि अगर पार्टी आपको दोबारा विश्वास करके चुनाव में मौका देती है तो कौन ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे, और अगर आप जीत कर सदन पहुंचते हैं तो ऐसे इस क्षेत्र की कौन सी समस्या है जो सदन में उठाना चाहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र का जहाँ तक विकास का समस्या के बारे में बोलते हैं, जो कमियां रह गई हैं, अगर हम बने, पार्टी प्रत्याशी बनाया, सभी अधूरे कामों को पूरा करेंगे। चूँकि नीतीश कुमार एनडीए का जो ये है कि न्याय के साथ विकास, न्याय भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। हमेशा ये सरकार जनता के लिए चिंतित रही है, हम भी रहेंगे, विकास भी होगा। रही बात कि इस क्षेत्र में
जितने दिनों से 60 साल से एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही। स्वास्थ्य का सबसे मामला जो जटिल है, इस क्षेत्र में एक भी ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके लिए हमारा हमेशा जद्दोजहद करेंगे, प्रयास करेंगे, इनके स्थापना के लिए हमेशा सरकार से लड़ते रहेंगे और इसको कायम करा के रहेंगे। इस क्षेत्र में शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। जो हम लोगों का बच्चा एक ट्रेनिंग करने के लिए हजारों मील, हजारों किलोमीटर दूर जाता है, दूसरे शहर में जाके ट्रेनिंग करता है, चाहे वो बीएड हो, बीटी हो, डीएलएड हो, जो भी हो, वो यहाँ इस जोकीहाट के कहीं न कहीं किसी कोने के धरती में स्थापित कराना मेरा पहली प्राथमिकता होगा। आप डीएलएड की बात किए तो एक सवाल और लेते हैं। हर बार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया निकालती है, जो चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या ये चुनावी मुद्दा बन गया है शिक्षक बहाली? आप ये देखिए इतिहास उठा के, चूँकि हम 2001 से लगातार 2016 तक रहे, फिर हमारी पुत्रवधू है अभी, हमने अपनी ज़िंदगी में कई बार बहाली की। आप सबसे पहले पत्रकार हैं, ये बताएं जितने बार जितनी वैकेंसी निकाली गई प्राथमिक शिक्षक के लिए या उच्च विद्यालय के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए, आप ये बताइए कि बहाली कहीं रुकी? चाहे देर या सवेर बहाली हुई। उसी तरह सरकार का जो प्रक्रिया है उसमें सरकार एकदम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम 94,000 जो शिक्षकों का नियुक्ति के लिए जो हमने निकाला है इसको पूर्ण करेंगे। हालांकि कहीं न कहीं माननीय न्यायालय द्वारा बीच में रोक लगा दी जाती है। उस रोक के बाद भी सरकार ये निर्णय लिया है कि सभी कार्यक्रम जो आवेदन का है, मेधा सूची का है, औपबंधिक पैनल का है, सभी का प्रकाशन किया जाएगा। लेकिन नियोजन जो है वो 4 सितंबर के बाद न्यायालय के आदेश के बाद किया जाएगा। बहाली प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको किया जाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है और हमारे सरकार को भी विश्वास है, माननीय नीतीश कुमार को भी विश्वास है कि सरकार फिर हमारी बनेगी और हम इसको पूरा करेंगे। सभी 94,000 शिक्षकों की बहाली हम पूरा करेंगे, उन्हें पूर्ण विश्वास है। ये नहीं है कि ढकोसला या बहानेबाजी या कोई सब्ज बात दिखा करके सरकार पुनः सत्ता पर आना चाहती है, ऐसा कभी उसके मन में नहीं है। उसका मन बिल्कुल एकदम अस्थिर है कि सरकार हम काम किए हैं, लोग काम के नाम पर पुनः हमको बिहार के सत्ता पर काबिज करेगी, हम पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उसको पूर्ण विश्वास है और हमको भी विश्वास है और कभी भी शिक्षक नियोजन में कोई बाधा नहीं आएगी। तो ये थे हमारे साथ जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे, जदयू से प्रत्याशी रहे थे मुर्शीद आलम साहब। इन्होंने अपनी तमाम सवालों का जवाब दिया है। इनके ऊपर कई आरोप भी चुनाव के समय में लगता है कि इन पे कई तरह के केस हैं, उनका भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। कुछ इस क्षेत्र की समस्याएं थी जो आम लोगों ने हम तक पहुंचाया था, हमने उनको भी जानने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर कोई सवाल आपका छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगली बार कोशिश करेंगे कि आपके जनप्रतिनिधि से आपके क्षेत्र की इन समस्याओं को पूछकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अररिया से खबर सीमांचल के लिए मैं मेराज खान।